डेट है आज 13 फरवरी 2021। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह। स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मॉडिफिकेशन इन प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स। ये पोस्ट और प्री मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है 10th क्लास से पहले, प्री का मतलब और पोस्ट का मतलब बाद में जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में क्या न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। अभी मॉडिफिकेशन किया है मतलब बदलाव किया है कुछ। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेंट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो उन वर्कर के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। वर्ल्ड यूनानी डे, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेशनल कोल इंडेक्स अभी न्यूज़ में, इसके बारे में देखेंगे। बॉन्डेड लेबर इन इंडिया और ILO क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है जी मॉडिफिकेशन इन प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री का मतलब है जी हम मैट्रिक से प्री मतलब मैट्रिक से पहले, 10th क्लास से पहले जो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि वजीफ़ा बोलते हैं हिंदी में स्कॉलरशिप को, यानी कि जो आपको राशि मिलती है, जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मॉडिफिकेशन किया है गवर्नमेंट ने इस स्कीम में, इस योजना में। और पोस्ट का मतलब है जी 10वीं के बाद जो पैसा मिलेगा आपको, उसके लिए। किसको? SC कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी के लिए जो दिया जाता है। तो इसके लिए अभी लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया है कि प्री और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जो योजना है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। इस जो स्कीम है, ये योजना है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, ये मंत्रालय इसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है पूरी कंट्री में। अब इसमें चेंजेस क्या गए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अभी वो देखेंगे हम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स, मतलब 10वीं से पहले जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके लिए क्या चेंजेस किए गए हैं। जो SC कम्युनिटी के शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जी देखो, एक तो पहली चीज़ ये आपको याद रखना है, जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये कौन सी स्कीम होती है जी? जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती है और दोनों ही इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही पैसा शेयर करते हैं जितनी भी राशि लगती है। और एक होती है जी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें कौन देता है पैसा? इसमें देता है जी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाता है पूरा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो देखते हैं जी, अब इसमें प्री मैट्रिक 10वीं से पहले जो स्कॉलरशिप दी जाएगी SC स्टूडेंट्स को, छात्रों को, उसमें जो फंडिंग होगी 60 और 40% होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब जितना भी पैसा दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, उसमें 60% शेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न आप जानते हो ना, ये जैसे इंडिया है जी अपना, ये इंडिया होगा जी, ये जो स्टेट्स हैं, सिक्किम हो गया, यहाँ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो 7-8 स्टेट हैं, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उनके लिए 90-10% रेशो रहेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। और एक या फिर नॉशनल अलोकेशन विच एवर इज़ लोअर। नॉशनल का मतलब है जी अपनी इच्छा से अलोकेशन जो देंगे वो जो लोअर होगी, मतलब जो कम होगी। और नेक्स्ट क्या है जी, इसमें जो एनुअल फैमिली इनकम लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी है। पहले क्या है, जिनकी मान लो SC स्टूडेंट्स का कोई छात्र है, उसे स्कॉलरशिप मिलती थी जिसकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपए से कम थी, 2 लाख रुपए से कम थी, ये बढ़ा के रख दिया अब 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपये तक। अगर मान लो ये SC कम्युनिटी का कोई स्टूडेंट्स है, छात्र है, इसकी जो फैमिली इनकम है, मतलब पूरे परिवार की जो इनकम है, वो 2.5 लाख रुपये से कम है, एनुअल इनकम की बात हो रही है जी, मतलब कि जो साल में 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखो जी, एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन होनी चाहिए 2.5 लाख से। ये पहले 2 लाख रुपए थी इसकी लिमिट, अब 2.5 लाख कर दिए, 2.5 लाख। रेट्स ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेज वर ऑल्सो इंक्रीज। मेंटेनेंस अलाउंस का मतलब होता है जी जैसे रख रखाव के लिए, जैसे आपको मान लो मंथली कुछ पैसे दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि अपना बुक खरीद सकें, या फिर उनका जो क्या रहने का खर्चा, खाने का खर्चा उन्हें दिया जा सके। तो ये जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, भत्ता दिया जाता है, रख रखाव भत्ता, मेंटेनेंस अलाउंसेस, इसको भी इंक्रीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब पोस्ट मैट्रिक, वो तो प्री मैट्रिक 10वीं से पहले थी जी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जी स्टूडेंट्स के लिए, SC स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी कर दिया है, कंटिन्यू रहेगी 2020-21 से लेके 2025-26 तक लेके, मतलब
अगले 5 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया उसको। और इसमें भी शेयर क्या है, 60-40 और 90-10 होगा। 60-40 मतलब स्टेट्स के लिए, सेंटर और स्टेट्स के लिए, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे उनके लिए 90-10 का होगा। जैसा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा देगा और स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी देखते हैं जी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इंक्रीज़ कर दिया है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख पर एनम। मतलब इसका क्या है जी, जैसे किसी 10th क्लास से पहले बच्चा पढ़ता है, 9th क्लास में 10th क्लास तक, तो उसमें क्या है, फैमिली इनकम अगर ओबीसी कैटेगरी का है बच्चा, उसकी फैमिली इनकम पहले हुआ करती थी 1 लाख से कम होती थी तो ही उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, वजीफ़ा मिलता था। लेकिन अब ये इनकम बढ़ा के कर दिया 2.5 लाख पर एनम। मतलब अगर फैमिली की इनकम ओबीसी कैंडिडेट है जी कोई, और उसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक है, तो 2.5 लाख तक है, तो उसे क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ये पोस्ट मैट्रिक के लिए भी इंक्रीज़ कर दिए जी। मतलब 10वीं के बाद, 10th क्लास के बाद अगर स्कॉलरशिप मिलती 10th प्लस के बाद, तो ये पहले 1.5 लाख थी इसकी एनुअल इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम। अगर मान लो वार्षिक जो आय है फैमिली की एनुअल इनकम अगर वो 1.5 लाख थी तो ही उसे, उससे कम थी मतलब, तो ही उसे स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चे को, ओबीसी कैंडिडेट को। लेकिन ये इंक्रीज़ कर दिया 2.5 लाख पर एनम तक। अब 2.5 लाख तक अगर किसी की सैलरी है पर, मतलब एनुअल पर ईयर, तो ही उसे दिया जाएगा स्कॉलरशिप। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी अपना नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ये क्या है, माइग्रेंट आप जानते हो, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे कोई मान लो पर्सन जा रहा है टेम्परेरी या परमानेंटली, मतलब स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, परमानेंटली या नॉन परमानेंटली कोई वर्कर जा रहा है काम करने के लिए, किसी एजुकेशन के लिए, तो उन्हें माइग्रेंट बोलते हैं जी। और माइग्रेंट वर्कर मतलब काम करने के लिए जो जा रहा है माइग्रेंट वर्कर, जॉब ढूंढने के लिए, किसी जॉब करने के लिए जा रहे हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो इसके लिए नीति आयोग ने एक कमेटी बैठाई है जी, सब ग्रुप, ताकि वो नेशनल एक्शन प्लान बना सके पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक प्लान बना सके कंट्री के लिए फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। मतलब जितने भी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कर्मचारी या माइग्रेंट कर्मचारी, उनके लिए एक प्लान तैयार करने के लिए एक सब ग्रुप बैठाया है, जिसमें मेंबर कौन कौन होंगे जी, उसके सदस्य होंगे जी इस ग्रुप के वेरियस मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से जी सदस्य आएंगे, इसमें मेंबर्स होंगे जो प्लान बनाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब है जी जो माइग्रेंट वर्कर के बारे में डिटेल से जानते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी रखते हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी टारगेट या एम, लक्ष्य। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर ए टेंजिबल एक्शन प्लान टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर। मतलब माइग्रेंट वर्कर के जितने भी इशू है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो क्या क्या उन्हें समस्याएं देखने को मिलती हैं, इन सब पे एक प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए ये बनाया जा रहा है ग्रुप। इसके लिए जी एक OSH कोड है। OSH कोड क्या है, ये 2020 में बनाया गया जी OSH कोड। इसका मतलब है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। देखो जी यहाँ लिखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में बनाया गया। इससे पहले इसके लिए किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए बनाया गया। ये माइग्रेंट जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनके लिए एक क्या है, रूल्स बना गए। ये नियम, कोड का मतलब है जी नियम, समझ लो आप। तो इससे पहले जो माइग्रेंट वर्कर के लिए कुछ भी फैसिलिटी दी जाती थी उसके लिए एक एक्ट था, वो था 1979 का एक्ट। उसका नाम है जी पूरा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। ये एक्ट था जी 1979 का। जो भी इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हमारे कंट्री में एक राज्य से लेके अगर कोई दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे स्टेट में वर्कर काम करने के लिए जाता है, तो उसकी वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इस एक्ट के अनुसार 1979 के अनुसार देखा जाता था ये सब। लेकिन 2020 में एक अलग कोड बना दिया, ये OSH कोड। अब जो इसकी प्रोविज़न थी ना 1979 की, वो सब ज्यूम्ड कर दी इस कोड में। सब ज्यूम का मतलब जी इसी के अंदर मिला दी इसकी प्रोविज़न जो इसमें लिखा हुआ था सब। तो अब जो माइग्रेंट वर्कर का
जो भी देखभाल होती है, जो भी कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन, उनकी सेफ्टी और हेल्थ के बारे में क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, तो अब इस 2020 के ओएसएच कोड के अनुसार इन्हें फैसिलिटी मिलती है। ये कोड नोटिफाई किया गया है सितंबर 2020 में, मतलब नोटिफाई का मतलब है जी शुरू कर दिया गया है ये कोड। प्रोविज़न क्या है जी इसकी ओएसएच कोड की, ये प्रोविज़न ये है जी, प्रोविज़न का मतलब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, धारा क्या क्या है, प्रोविज़न को धारा बोलते हैं। एक तो डिसेंट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जी, मतलब जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा क्या है डेप्लोरेबल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शालीन कंडीशन होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन। मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ने क्या है मिनिमम कम से कम क्या है मजदूरी, वेजेस का मतलब होता है जी मजदूरी, मतलब एक दिन में जो काम करता है बंदा उसे सैलरी मिलती है एक दिन की, उसे बोलते हैं वेज या मजदूरी। तो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने क्या है निर्धारित कर दिया, कुछ फिक्स कर दिए कि मान लो 300 रुपये से पर डे से कम नहीं मिलेगी, तो जितनी मिनिमम वेज फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने उससे नीचे नहीं दी जा सकती, मिनिमम वेज दी जानी चाहिए इस ओएसएच कोड के अनुसार। ग्रीवेंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस का मतलब है जी अगर कोई समस्या है उन्हें, तो उनके निदान के लिए, निपटारा करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए उनके, एक मान लो कोई ऐसे वहाँ पे कमेटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो उनके दुख का निवारण कर सके, ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज एंड एक्सप्लोटेशन, मतलब कोई उन्हें गाली गलौज ना करे, उनका शोषण ना करे, उससे भी प्रोटेक्शन देता है ये ओएसएच कोड। दूसरा इन्हेंसमेंट ऑफ स्किल्स, मतलब उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए, मतलब सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए उनके वर्कर्स के लिए। अब इसका टारगेट क्या है जी, टारगेट है जी दोनों का कि ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर्स। एक बात याद रखनी है, जो ओएसएच कोड है ये सिर्फ माइग्रेंट वर्कर के लिए नहीं है, सारे वर्कर्स के लिए और माइग्रेंट वर्कर के लिए भी, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो। इसका क्या मतलब है जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जी, देखो जी 1948 का एक फैक्ट्रीज एक्ट है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, अगर वहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं और विद पावर, विद पावर, पावर का मतलब है जी अगर बिजली है वहाँ पे, तो क्या है उसे कंपनी घोषित कर देते हैं। और फिर क्या है इसमें वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है, ऑर्गेनाइज कि इसके जो वर्कर है उनका पीएफ वगैरह कटेगा, प्रोविडेंट फंड जाएगा उनकी सैलरी से हर मंथ, और क्या उन्हें लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी हफ्ते में एक दिन की, और जितनी भी जो कंडीशन होती है ना जी सब फुलफिल होंगी उनकी। और एक होता है जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब असंगठित क्षेत्र, और ये तो हो गया जी ऑर्गेनाइज, 10 वर्कर से ज़्यादा हैं और विद पावर हैं। ये फैक्ट्रीज एक्ट है जो 1948 का, उसके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन। और अगर 10 वर्कर से कम है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, समझे, मतलब असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित क्षेत्र हिंदी में। और दूसरी डेफिनेशन है जी इस एक्ट के थ्रू, 1948 के थ्रू, कि 20 वर्कर से ज़्यादा या मतलब 20 वर्कर या उससे कम होंगे विदाउट पावर। अगर मान लो बिजली नहीं है, पावर नहीं है किसी संगठन में, बिना बिजली के कोई काम हो रहा है, तो 20 वर्कर या उससे ज़्यादा है तो तब वो ऑर्गेनाइज कंपनी मानी जाएगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कंपनी मानी जाएगी, फैक्ट्री मानी जाएगी। इस फैक्ट्रीज जो एक्ट है 19 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है उसके अनुसार। तो 10 वर्कर प्लस 10 वर्कर विद पावर, ये है विद पावर के साथ 20 वर्कर विदाउट पावर, तो तब वो कंपनी घोषित की जाएगी और उन्हें क्या है सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे वर्कर्स को। लेकिन ये डेफिनेशन इंक्रीज कर दिए गवर्नमेंट ने, ये डेफिनेशन इंक्रीज कर दिए कि जो 10 और 20 की थी ना, अब वो कर दिए 20 और 40 की, मतलब 20 वर्कर्स विद पावर, 40 वर्कर विदाउट पावर अगर होंगे किसी भी फर्म में तो उसे फैक्ट्री घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो फैसिलिटी देनी पड़ेंगी। तो इनके अलावा जो होते हैं 20 वर्कर से कम है या 40 से कम है विदाउट पावर, तो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर हो जाएंगे, मतलब असंगठित कर्मचारी हो जाएंगे सारे। तो ये है जी, अब ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो ओएसएच कोड है वो किसके लिए, दोनों के लिए, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज, मतलब किसी में भी काम कर रहे हों, और माइग्रेंट वर्कर के लिए। इसके लिए एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, मतलब किस कब ये काम देना पड़ेगा, ओएसएच कोड कब लगाया होगा। देखो जी, एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स वर
आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। कि अगर मान लो किसी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कोई फैक्ट्री है या कोई दुकान है या कोई भी शॉप वगैरह है, उसमें क्या है 10 माइग्रेंट वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब माइग्रेंट वर्कर दूसरे स्टेट से आ गए जी, मान लो जी आप एग्जांपल ले लो एमपी से आ गए जी, कुछ मध्य प्रदेश से आ गए, पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब में या हरियाणा में कहीं पे या दिल्ली में, तो ये जब यहाँ पे अगर 10 वर्कर से ज़्यादा हैं या किसी ये जरूरी नहीं है एक स्टेट से आ रहे हैं 10 वर्कर, किसी स्टेट से आ सकते हैं जी, 1 2 3 4 किसी स्टेट से। अगर किसी भी शॉप में, एस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन वर्कर में, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, तो अगर 10 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट से आके, तो ये सारी फैसिलिटी देनी पड़ेंगी जो OSH कोड में है। और अगर वो 12 महीने तक वो कहाँ पे काम करते हैं, मतलब जैसे देखा जाए आज देखा जाए और अब से पहले 1 साल पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पे इस फैक्ट्री में या इस जगह पे 10 वर्कर से ज़्यादा, तो ये सारे जो OSH कोड है ना ये लागू होगा जी। समझे आप? तो यही था। इसमें चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, वर्ल्ड यूनानी डे। ये क्या है वर्ल्ड यूनानी डे? देखो जी ये हर साल मनाया जाता है, कब? 11 फरवरी को। 11 फरवरी को मनाया जाता है 2021 में, इस साल सेलिब्रेट किया गया, इसे मनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टारगेट है जी, लक्ष्य टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी। जो हेल्थ केयर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो डिलीवरी होती है जी, कि आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो, उसको क्या है उसके लिए जागरूकता स्प्रेड करना, फैलाना है लोगों के बीच में थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब यूनानी सिस्टम से जो क्या है बीमारियां ठीक की जाती हैं। जैसे आपको पता होगा एक तो होता है जी एलोपैथिक सिस्टम, एलोपैथिक, एक होता है जी होम्योपैथिक, है ना, एक होता है आयुर्वेदिक सिस्टम, एक होता है यूनानी सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हैं, इनमें अलग अलग तरीके से क्या है जो डिसीज़ है उनको ठीक किया जाता है, बीमारी को टैकल किया जाता है। तो यूनानी सिस्टम को स्प्रेड करना इसका लक्ष्य है जी वर्ल्ड यूनानी डे का, जो मनाया जाता है 11 फरवरी को हर साल। और इसमें क्या है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फिलॉसफी यूज होती है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का मतलब है जी, प्रिवेंटिव का मतलब है बीमारी होने से पहले जो मेजर्स लिए जाते हैं, और क्यूरेटिव बीमारी होने के बाद। जैसे जी पोलियो जी, पोलियो बीमारी होने के बाद नहीं दी जाती। पोलियो की जो 2 बूंद ज़िंदगी की दी जाती हैं, बीमारी से पहले दी जाती हैं 2 बूंद, आपके जैसे बचपन में मुंह में डाली जाती हैं। तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब बीमारी होने से पहले। और वो बहुत से होते हैं जी क्यूरेटिव का मतलब है जी बीमारी होने के बाद, डिसीज़ हो गई आपको, मान लो आपको फीवर हो गया, तो फीवर होने के बाद आप टैबलेट लेते हो ना, कि आप पहले ही टैबलेट लेते हो कि मुझे फीवर ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये होती है क्यूरेटिव। अब वर्कर यूनानी डे क्या है, सेलिब्रेट होता है हर साल हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी के, मतलब जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, जन्मदिन आता है हकीम अजमल खान का, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्मदिन 11 फरवरी को होता है। इसके प्रिंसिपल क्या है जी यूनानी सिस्टम के? यूनानी सिस्टम 4 सिद्धांत पे बेस्ड है जी, 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो कौन से हैं? एक तो दाम का मतलब ब्लड या दम है जी, दम का मतलब ब्लड, या बलगम, सेकेंड है जी बलगम, फ्लैगम बोलते हैं इंग्लिश में, साफरा, येलो बाइल, सोडा, ब्लैक बाइल। इन 4 जो बॉडी फ्लड हैं जी, ये बॉडी फ्लड, 4 ह्यूमर का मतलब है जी बॉडी फ्लड, मतलब लिक्विड एक तरह से। इन 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है यूनानी सिस्टम। इनमें क्या है, जो ब्लड है या बलगम है, साफरा, सोडा, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बॉडी में मेंटेन होनी चाहिए जी, ताकि डिसीज़ से बचाया जा सके बॉडी में होने से। क्वालिटी का मतलब है जी, मतलब उनकी क्वालिटी का मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं क्वालिटी को, मुझे याद नहीं, हाँ गुणवत्ता, हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता। गुणवत्ता और क्वांटिटी का मतलब है जी मात्रा, कि बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए और बॉडी का ब्लड है वो साफ़ होना चाहिए। और जैसे बलगम वगैरह, इनकी सबकी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये यूनानी सिस्टम इस पर बेस्ड होता है। अब यूनानी सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है, जन्म कहाँ से होता है जी? ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ से यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन का सिस्टम है यहाँ से जन्म होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया जी? ये इंडिया में कब लाया गया यूनानी सिस्टम? इसे लेके आए जी अरब्स और पर्शियंस लेके आए 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया अरब और पर्शियन ने। तो ये आपको याद रखना है, हमारी कंट्री का नहीं है, यूनानी सिस्टम कहाँ का है? ग्रीस का है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेशनल कोल इंडेक्स। ये क्या है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या है ये इंडेक्स को जारी किया, इशू किया। इसे हर साल इशू किया जाता है। ये 2020 में चालू की गई, जून 2020 से। ये क्या है? रोल्ड आउट का मतलब है जी
शुरुआत करना। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि इस नेशनल कोल इंडेक्स के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोल माइंस होती हैं, जो कोल माइंस का मतलब है जी कोयला की खान होती है जहाँ पे कोयला निकाला जाता है, कोल माइंस, उनकी उनका ऑक्शन क्या है, कॉमर्शियल ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब है जी कि नीलामी करना। जैसे क्या है, कोल खदान है जी, गवर्नमेंट बेच देती है ना इन्हें प्राइवेट सेक्टर को कि आप कोयला निकालो और फिर इनसे जो भी आपको प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में हम क्या लेंगे, अपना अपना हिस्सा लेंगे, अपना पार्ट लेंगे। तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू शेयर बेसिस, रेवेन्यू शेयर मॉडल। मतलब ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो कोल माइंस है उनका ऑक्शन क्या है, नीलामी की है, किस बेस पे, रेवेन्यू शेयर बेसिस पे। और इस साल नेशनल कोल इंडेक्स को यूज करके की है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, कोयला मंत्रालय ने। अब इसके बारे में देखते हैं जी, ये जो कोल, हम नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक प्राइस इंडेक्स है जिसमें देखा जाता है कि एक बेस ईयर डिक्लेयर कर दिया। इसका बेस ईयर क्या है, 2017 से लेके 18, ये इसका बेस ईयर है, मतलब आधार वर्ष कि 2017-18 में कोल का प्राइस क्या था, मतलब कोयले का कितना दाम था, कितना प्राइस था कोयले का, और आज 2020 में, 2021 में कितना प्राइस है, ये देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसके बेस पे ये कोल इंडेक्स, नेशनल कोल इंडेक्स जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। तो इसमें इतना ही था, चलते अपने नेक्स्ट पे। और एक चीज़ हाँ याद रखनी है कोल के बारे में आपको, कि कोल हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंट्री में, एनर्जी का मतलब बिजली जी, पावर, वो कोल से ही होती है। कोयला थर्मल पावर सेक्टर होते हैं उससे होती है। जो थर्मल पावर सेक्टर होते हैं वो किससे चलते हैं, वो कोयला से चलते हैं, कोल चाहिए होता है उनके लिए। तो कोल से सबसे ज़्यादा बिजली होती है, 55% तक। हमारी कंट्री में 55% जो बिजली प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जी, वो कोल से होती है, ये चीज़ रखना है। और कोल दो तरह के होते हैं जी, एक नॉन कुकिंग कोल और एक होता है जी कुकिंग कोल, एक COKING कुकिंग कोल, और एक नॉन कुकिंग कोल, ये नॉन कुकिंग कोल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबर इन इंडिया। अभी क्या है जी, बॉन्डेड लेबर इन इंडिया, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की गुना डिस्ट्रिक्ट से 15 बॉन्डेड लेबर को बचाया गया। बॉन्डेड लेबर को कहते हैं हिंदी में बंधुआ मजदूर। ये क्या होते हैं, डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। तो ये बॉन्डेड लेबर क्या होते हैं, बॉन्डेड लेबर होते हैं जी, जैसे आपने पहले देखा होगा, किसी ने क्या है, ये पर्सन है, ये मजदूर आदमी है, मतलब वर्कर है, इसने ये मनी लेंडर है, बी पर्सन मनी लेंडर, इससे क्या है, पैसा उधार ले लिए, कुछ बोरो कर लिया जी। अब ये क्या है, इसका लोन दे नहीं पा रहा, इससे कर्ज तो ले लिया, इसका लोन दे नहीं पा रहा बी पर्सन का, जो ए ने लिया था। मान लो इससे 10,000 रुपये ले लिए जी, और इसके पास कोई जॉब है नहीं, ए के पास कोई नौकरी नहीं है, तो इसके पैसे दे नहीं पा रहा। तो बी पर्सन क्या कहेगा, भैया तू आ मेरे खेत में काम कर ले या मेरी फैक्ट्री में काम कर कहीं पे, और इस ए पर्सन को क्या है, जैसे इसे कम पैसे में काम करवाएगा। मान लो औरों को 200 रुपये दे रहा है, इसको 100 रुपये में ही काम करवाएगा, पर डे पे काम करवाएगा। तो इसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर या बंधुआ लेबर। तो यही है जी, इट इज़ ए प्रैक्टिस इन विच एम्प्लॉयर्स, मतलब जो मालिक है, एम्प्लॉयर्स का मतलब, गिव हाई इंटरेस्ट लोन्स टू वर्कर्स, मतलब अधिक ब्याज दर पे वर्कर को लोन दे देता है। एंड हु वर्क एट लो वेजेस टू पे ऑफ द डेट, और अपने कर्ज को चुकाने के लिए वर्कर क्या है, कर्मचारी कम मजदूरी पे काम करते हैं उसके घर में या उसके खेत में या उसके फैक्ट्री में। तो इसी को बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। और भी डेफिनेशन है जी इसकी, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज डिक्लेयर कर दी कि इस मिनिमम वेज का मतलब है जी कम से कम इतनी मजदूरी तो दी जाएगी, दिन में कोई काम करेगा, मान लो 300 रुपये पर डे फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने। और अगर कोई 300 से कम दे रहा है, मान लो वर्कर, ये ए बी वर्कर है जी, इन्हें कोई जॉब ही नहीं मिल रही, और ये क्या है, सी पर्सन है, ये क्या है, इन पर्सन को जॉब तो दे रहा है लेकिन 300 रुपये जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ना, वो नहीं दे रहा, इन्हें 200 रुपये में ही दे रहा है, काम करा रहा है, पर डे 200 रुपये में मजदूरी करा रहा है। तो ये भी बॉन्डेड लेबर का एग्जाम्पल है जी। तो ये भी बंधुआ मजदूर समझे जाते हैं जब गवर्नमेंट ने जितनी फिक्स की है मिनिमम वेज उससे कम दी जाता है, तो ये भी बॉन्डेड लेबर में आता है जी। अब बॉन्डेड लेबर का हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस है जी, देखो जी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या होता था, जो लैंड लॉर्ड होते थे, मतलब जमींदार, वो अपने खेत में काम कराते थे वर्कर्स पे, उन्हें लोन देते थे, वही सिस्टम होता था सारा, चुका नहीं पाते थे तो फिर उन्हें कम मजदूरी दे के काम कराते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ये हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने।
और बॉन्डेड लेबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं कंट्री में? रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में पाए जाते हैं जी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। इन अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं ये, मतलब असंगठित क्षेत्र। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये हमने ऊपर देखा, अपनी न्यूज़ में कवर कर चुके हैं हम। ये कौन से होते हैं जी? जैसे अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज, जैसे ब्रिक किलिंस। ब्रिक किलिंस का मतलब जी भट्टा, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ईंट जो बिल्डिंग बनाने में यूज होती हैं, ईंट ब्रिक। वहाँ पे स्टोन क्वेरीज, जहाँ पे जी जो पत्थर होता है उसका निकाला जाता है पहाड़ों से, स्टोन क्वेरीज। ये जी कोल माइनिंग में, कोयला की खदानों में। एग्रीकल्चर लेबर, कृषि में जो मजदूर काम करते हैं वहाँ पे बॉन्डेड लेबर देखने को मिलती है। डोमेस्टिक सर्विट्यूड, जो घर में काम करते हैं वर्कर, वहाँ पे। सर्कस वगैरह में या सेक्सुअल स्लेवरी में जी, ये यहाँ पे बॉन्डेड लेबर आपको मिल सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है जी इसको रोकने के लिए? बिल्कुल है जी, ILO। ये क्या है जी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए पढ़ना, क्यों है? इससे कई बार भी UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कैसे पूछा जा चुका है मैं आगे बताऊंगा आपको। ये कब बनी थी? ILO बनी थी 1919 में, 1919 में, 1919 में। तब हमारा देश गुलाम था, मतलब अंग्रेज़ों का। हम फ्रीडम नहीं थे, हम फ्री नहीं थे। तो 1919 में ये बनी। जब लीग ऑफ नेशन बना था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश की जा सके। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना था, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश, शांति स्थापित की जा सके, पीस एस्टेब्लिश की जा सके। लेकिन ये काम कर नहीं पाया, कोलैप्स हो गया। और ये जो ILO इसके अंडर ही काम करता था, लीग ऑफ नेशन के अंडर, समझ रहे हो? लेकिन ये कोलैप्स हो गया, आपको पता है वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद 1945 में, 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब इसके अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है ILO। तो 1919 में बना, ये आपको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा में। जनेवा कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं जी ये न्यूज़। इंडिया क्या है? देखो जी 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के, इसमें टारगेट 8 है, 8.7, उसमें बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है ये। तो जो स्लेवरी है, मॉडर्न स्लेवरी है, उसको 2030 तक उसे क्या है? एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, एंड करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद रखने हैं। कितने गोल हैं ये भी याद रखना, 17 गोल हैं ये, और 169 टारगेट हैं जी इसमें। ये 2030 तक अचीव करने हैं सारी कंट्रीज़ को, यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज़ हैं। तो फोर्स लेबर हुई या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, चाइल्ड लेबर हुई, बच्चों को जो मजदूरी कराई जाती है, सबको क्या है? ख़त्म करना 2030 तक, ये इंडिया का टारगेट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है जी? ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब है जी, ट्रैफिक स्पेलिंग वो नहीं है जी जो रोड पे ट्रैफिक होता है, ये दूसरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि जैसे आप मान लो कोई वस्तु बेच रहे हो, पेन बेच रहे हो, खरीद रहे हो, इसी तरह ह्यूमन को बेचा खरीदा जाए, मतलब मानव को खरीदा जाए, सेल परचेज किया जाए, उसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक इंडिया क्या है? रेटिफाई किया हुआ ILO की एक कन्वेंशन है, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 की। इसने इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। रेटिफाई का मतलब है जी साइन कर देना किसी भी कन्वेंशन पे। कन्वेंशन मतलब एक एग्रीमेंट है, समझौता है ILO का। ILO के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक कन्वेंशन है, समझौता है, एग्रीमेंट है। अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर मतलब जो बंधुआ मजदूर है उनको ख़त्म करना। अबॉलिशन का मतलब है जी ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। 1957 में साइन हुई, तो इंडिया ने इसे रेटिफाई कर चुकी है। रेटिफाई का मतलब है साइन भी कर दिया और अपनी पार्लियामेंट में पास भी करा दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसका नंबर जरूर याद रखना है। नंबर क्या है? नंबर 105। क्यों नंबर क्यों याद रखना है? देखो जी UPSC ने एक बार पूछ लिया, एक नंबर दिया, मुझे नंबर याद नहीं है, पता नहीं 160, 181 था, कौन सा था, कि ये किससे रिलेटेड है, यही पूछ लिया। अब क्या है? पूछ लेगा ILO का जो कन्वेंशन है नंबर 105, ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये आपको देना है फोर्स लेबर से रिलेटेड है, बंधुआ मजदूर से, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो और नेक्स्ट क्या है जी इसमें? देखो जी इंडिया की क्या है रैंकिंग, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी होती है उसमें भी रैंकिंग इंक्रीज़ हो गई है। ये 53 हो गई है जी 167 कंट्रीज़ में। 2018 में ये पब्लिश हुई, उसमें उसके अनुसार 53 हो गई है रैंक।
160 कंट्रीज़ की रैंक निकाली जाती है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या जी, हमारे संविधान में कोई है जी बॉन्डेड लेबर को बचाने के लिए, बंधुआ मजदूर को बचाने के लिए? बिल्कुल जी, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर क्या है? सबको जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है सबकी, इसके अंदर क्या है? बचाया जाता है इनको। आर्टिकल 23 है जी, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर। हमारा संविधान क्या है? फोर्स लेबर को रोकता है, प्रोहिबिट करता है बंधुआ मजदूर को। आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है जी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल के बच्चों को कोई एम्प्लॉयमेंट काम नहीं कराएगा फैक्ट्रीज़ में, ये क्या है? उन्हें प्रोहिबिट करता है। और कौन से आर्टिकल है जी? एक आर्टिकल 39 है जी, वो क्या है? स्टेट को डायरेक्ट करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या हो, या स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको डायरेक्ट करता है जी, मतलब डायरेक्शन देता है कि वो सिक्योर करे हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमन, चाहे आदमी हो या औरत हो, सबकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और क्या है? टू सी द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, मतलब ये देखना जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं टेंडर एज के। टेंडर एज कौन सी होती है? एडोलेसेंट एज, मतलब किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कौन सी समझी जाती है? 15 से लेके 18 के बीच तक की। और 15 से नीचे मतलब 15 तक वो बच्चा समझा जाता है, चाइल्ड समझा जाता है कोई भी आदमी 15 से तक। और 15 से प्लस हुआ और 18 के नीचे तक तो ये समझा जाता है कितना? किशोर अवस्था बोलते हैं उसे, या टेंडर एज। हिंदी में किशोर अवस्था, टेंडर एज, अडोलेसेंट एज भी इसी बोलते हैं, या जुवेनाइल भी बोलते हैं, जुवेनाइल। तो उनको क्या है कि अब्यूज़ ना हो उनके, मतलब कोई भी क्या है उन्हें शोषण ना करे, उनका गाली गलौज ना दे, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये देखें। एंड दैट द सिटीजन्स आर नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, मतलब इकोनॉमिक जो अब मान लो आर्थिक क्या ज़रूरत है किसी को, तो इसके हिसाब से भी फोर्सफुली उनका कोई एक्सप्लोइटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए उन्हें कम वेज में काम करना पड़े, कम मजदूरी में। ये सारे आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। अब और रिलेटेड प्रोविजंस क्या है जी हमारी कंट्री में? मतलब और रिलेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है जी कानून, लॉ। और क्या क्या लॉ बने हुए हैं? लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन भी याद रखना है जी आपको। कौन कौन से? बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 का, ये इसके अनुसार क्या है जी, ये एक्ट क्या है? एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में, मतलब पूरे कंट्री पर लागू होता है ये एक्ट, कि सारे स्टेट गवर्नमेंट है इसे इम्प्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी। डिस्ट्रिक्ट में जी एक विजिलेंस कमेटी होगी, विजिलेंस कमेटी निगरानी रखेगी ये, कि वो क्या है? डायरेक्शन देगी किसको? मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये देखेगी कि वहाँ पे ये एक्ट प्रॉपरली, जो 1976 का एक्ट है ये बॉन्डेड लेबर फोर्स का, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सही तरीके से लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जी इसमें स्टेट गवर्नमेंट, ये यूटी की गवर्नमेंट क्या है, मतलब यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, या स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो क्या है? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है ना, उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकती हैं। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, उनको पावर होती है ना कि किसी एक्ट के थ्रू क्या है, किसी को अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं, किसी को गिरफ्तार करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर किसी का केस सुन सकते हैं। तो ये सारी पावर ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जी, इसके लिए बॉन्डेड लेबर के लिए रिहेबिलिटेशन करने के लिए, रिहेबिलिटेशन का मतलब है किसी को मान लो बॉन्डेड लेबर है, कोई बंधुआ मजदूर काम कर रहा है, उसको बचा के वहाँ से बचाया और उसे रिहेबिलिटेट का मतलब उसे पैसे वगैरह दिए, अपने जीवन यापन कर सके, ताकि उसे जॉब वगैरह दिलाई। तो ये काम होता है रिहेबिलिटेशन में। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, ताकि इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब वित्तीय सहायता दी जाए 3 लाख रुपए की। मान लो कोई बॉन्डेड लेबर बचाया आपने कहीं से, उसे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और नॉन कैश असिस्टेंस फॉर देयर लाइवलीहुड, नॉन कैश का मतलब है जी पैसे के अलावा भी उसे सहायता दी जाएगी, जैसे मान लो जॉब दी जाए, ताकि वो आगे क्या है कहीं पे और कम पैसे में काम ना कर सके, उसे प्रॉपर जॉब या स्किल्स दी जाए, दक्षता दी जाए, ताकि वो काम करने के कैपेबल हो सके। अब रीजन क्या है जी बॉन्डेड लेबर के परसिस्टेंस के, मतलब बॉन्डेड जो लेबर है, बंधुआ मजदूर है, क्यों जहाँ ज़्यादा है, उसके रीज़न क्या है, कारण क्या है? एक तो जी लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जो कर्मचारी हैं और एम्प्लॉयर हैं उसके बीच में क्या है? अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं जी उनके बीच में। दूसरा क्या है जी लो कन्विक्शन रेट, मतलब कि अगर मान लो किसी के खिलाफ केस चला जाता है कोर्ट में, तो क्या है आज कि उनके मतलब कन्विक्ट ही नहीं हो पाते, दोषी ही नहीं सिद्ध हो पाते, तो छूट के आ जाते हैं, तो लो कन्विक्शन रेट है। सोशल बाइस टूवर्ड्स बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर है क्या है जी, सामाजिक रूप से भी उनको क्या है ऐसे ही देखा जाता है, समाज में कोई जागरूकता नहीं है, सोशल बाइस है, मतलब पक्षपात हो जाता होता है जी उनके साथ। माइग्रेटरी नेचर ऑफ बॉन्डेड लेबर,
जितने भी बंधुआ मजदूर है जी, एक तो उनका माइग्रेटरी टेबल है। मान लो जी एक स्टेट है जी, बिहार मान लो या जी एमपी मान लो, यहाँ से क्या है वर्कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो क्या है जी बॉन्डेड लेबर, वो विरोध भी नहीं कर पाते, मतलब प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते, इसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, जैसे बिहार एमपी से आएंगे जी, वहाँ पे अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तभी तो ये आते हैं दूसरे स्टेट में। तो क्या है, इन्हें जब काम नहीं मिलता है तो ये कम पैसे में काम कर लेते हैं। तो ये भी एक है जी माइग्रेंटरी नेचर की वजह से, क्योंकि यहाँ का जैसे मान लो दिल्ली का है जी कोई, या हरियाणा पंजाब का जी, तो वो तो क्या है उतने पैसे में काम करेगा जितनी वेजेस चल रही है, गवर्नमेंट ने जितनी डिसाइड की है, लेकिन ये क्या है कम पैसे में काम कर लेते हैं। तो ये भी कारण है जी। नेक्स्ट क्या जी, वीकर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। जो ये एक्ट है जी 1976 का, इसका सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है पूरे कंट्री में। वीकर मतलब कमज़ोर इम्प्लीमेंटेशन है, लागू नहीं हो पा रहा है। पनिशमेंट फॉर फोर्स लेबर, सेक्शन 374 ऑफ आईपीसी, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब जी जो फोर्स लेबर कराते हैं जी, उनको क्या है पनिशमेंट भी नहीं दी जाती है सही ढंग से, तो ये भी एक कारण है जी। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जी इसको लेके कि बॉन्डेड लेबर के लिए, तो इसका भी अभाव है, लैक है। और नेक्स्ट क्या जी, अब मेजर नीडेड टू एंड बॉन्डेड लेबर, अगर बंधुआ मजदूर को ख़त्म करना है मजदूरी को, तो क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या स्टेप लिए जाने चाहिए। एक तो जी पहला स्टेप है नेशनल लेवल कैंपेन होनी चाहिए, जैसे स्वस्थ भारत अभियान के लिए नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, तो इसी तरह से जी बॉन्डेड लेबर को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक नेशनल कैंपेन होनी चाहिए जी। दूसरा क्या है जी, नेशनल चाइल्ड हॉटलाइन को, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट करती है जिसको, और एक ऑपरेशन रेड अलर्ट है जी। इसमें क्या होता है, जो ट्रैफिकिंग विक्टिम है, मतलब जिनको खरीदा बेचा जाता है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसके लिए ऑपरेशन रेड अलर्ट है। ऑपरेशन रेड अलर्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक नेशनल हेल्पलाइन बनाई गई है, मतलब फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर कोई जानकारी दे सकता है। इसको पॉपुलराइज करना है कि लोगों को बताना है, अगर कोई ऐसा आपको मिले केस तो तुरंत फ़ोन करो और बताओ, तो इसको भी पॉपुलराइज करें। नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं जी, एफिशिएंट रिहेबिलिटेशन होना चाहिए रेस्क्यूड विक्टिम्स का, मतलब जो बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर आपने बचाए हैं उनका रिहेबिलिटेशन करो, उन्हें पैसा दो, ताकि वो दोबारा क्या है, दोबारा बॉन्डेड लेबर के चक्कर में ना पड़े। मतलब अगर मान लो उनके पास जॉब होगी जी, बॉन्डेड लेबर जो आपने बचाए, और उनके लिए रहने के लिए घर होगा, जॉब होगी, तो वो क्यों किसी में कम मजदूरी में काम करेंगे, तो ये भी प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या जी, उनके लिए क्या है जी, एक प्रोडक्टिव एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम्स होनी चाहिए, कि ऐसी योजना बनाओ ताकि वो उनकी बॉन्डेड लेबर में दोबारा ना जा सकें, कि उन्हें इनकम मिलती रहे, आय मिलती रहे, कि उन्हें कम मजदूरी में काम करने की ज़रूरत ना हो। तो ये सारे स्टेप लिए जा सकते हैं जी। तो इसी के साथ क्या है जी, हमारे करंट अफेयर के टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, फर्स्ट है जी, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये हमने आज ही टॉपिक पढ़ा है। क्या है जी इसके बारे में, जो प्री मैट्रिक 10वीं से पहले और 10वीं के बाद जो स्कॉलरशिप वजीफ़ा दिया जाता है, वो स्कीम है एससी कैंडिडेट और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, ये बताना आपको, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बताओ जी। देखो जी, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आंसर है जी इसका, आज ही पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 OSH कोड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। द कोड कैटर्स टू ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइज वर्कर्स ओनली, जो ये कोड है सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है क्या केवल। सेकंड बोल रहा है, इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर आर एम्प्लॉयड। ये उन सब के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या लागू होता है, कोई भी फैक्ट्री या फर्म है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर आते हैं, काम करते हैं, तो उन सब के लिए लागू होता है। आपके ऑप्शन है जी 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों या दोनों गलत। देखो जी, फर्स्ट गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए ये लागू होता है OSS कोड, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा जी। तो हमारा 2 आंसर है जी, बिल 2 करेक्ट है जी, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब एक
स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में जाके कोई वर्कर काम कर रहा है और 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं किसी शॉप पे या किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे सब पे लागू होगा ये OSH कोड। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना जी, खेती होती है ऑर्गेनिक तरीके से मतलब गोबर खाद वगैरह यूज होता है ऑर्गेनिक वगैरह में, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज नहीं होते। तो कौन कौन सी स्कीम है जी, योजना इसके लिए ये बताना आपको। नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, PM फसल बीमा योजना, या बोथ A and B, बताओ जी। देखो जी इसके लिए जी परंपरागत कृषि विकास योजना, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड किस लिए है जी, ये इसलिए है ताकि सॉइल की हेल्थ पता लगा जा सके कि उसे कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कि इसमें कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए सॉइल को कि फसल उगाने के लिए, तो ये बताता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना है। परंपरागत हिंदी का वर्ड है जी, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल, इंग्लिश में ट्रेडिशनल कृषि मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, आप इंग्लिश कर सकते हो लेकिन हिंदी में ही नाम है इसका, परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशन आर रिलेटेड टू प्लानेट मार्स। मतलब जितने भी स्पेस में मिशन भेजे गए हैं मंगल ग्रह पे, मंगल जो मार्स प्लानेट है मंगल ग्रह, तो कौन कौन से मिशन रिलेटेड है मार्स से ये बताना आपको। फर्स्ट है चाइनाज तियानवैन, चाइना का जो तियानवैन 1 है वो रिलेटेड है, मार्स पे गया है क्या। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का होप मिशन, ये मार्स पे गया है क्या। चैंग 4 मिशन, ये चाइना का जी चैंग 4। नासा का एक मिशन है जी, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, नासा पता ही होगा। परसिवरेंस रोवर मिशन, ये मार्स से रिलेटेड है क्या। आपके ऑप्शन है 2 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। देखो जी हमने चैंग 4 मिशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। ये मार्स पे नहीं गया बल्कि मून पे गया है, चंद्रमा पे गया जी, मून पे। तो जहाँ जहाँ 3 है वो निकाल दो, बी निकल गया जी, ये निकलेगा। अब ये बचे जी, अब हमें पता है कि होप मिशन तो है ही, हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा जी, ये UAE का है जी, ये भी मार्स पे गया है, तो ये भी सही है। और चाइना का तियानवान है, ये भी मार्स पे गया जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 1 2 4। और नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन भी मार्स पे गया है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोंग सो लेक। ये अभी बहुत 1 सालों से न्यूज में है जी, जब से चाइना ने इंडिया के बॉर्डर पे जो टर्मोइल हुआ है इसकी वजह से न्यूज में है। पोंग सो लेक ये लद्दाख में है जी, ये बताना आपको। पोंग सो लेक इज़ एन एंडोरिक लेक इन द हिमालयाज। एंडोरिक लेक है क्या जी हिमालयाज में, पोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक, टी साइलेंट है जी इसमें। ये बताना जी एंडोरिक लेक है क्या, ये झील है क्या एंडोरिक झील। एंडोरिक झील का मतलब क्या होता है जी, एंडोरिक झील ऐसी होती है जी, लेक ऐसी होती है जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, पुरानी फिल्मों में, कि यहाँ आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का नहीं। तो इसी हिसाब से ये है जी कि इसमें पानी आने का रास्ता तो है, इनलेट तो है, इनलेट, बट आउटलेट नहीं है, आउटलेट नहीं है, आउटलेट। तो मतलब एक बार पानी तो आ सकता है जी इसमें लेकिन बाहर निकल नहीं सकता। तो ये ऐसी लेक है, पानी आया, वाटर आया इसमें लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नो आउटलेट। तो ऐसी लेक को बोलते हैं, झील को, एंडोरिक लेक। सेकंड बोल रही इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन एरिया। जो इंडस नदी है जी, सिंधु नदी, इंडस रिवर, उसके बेसिन एरिया का पार्ट है क्या पेंगोंग से लेक। थर्ड बोल रही इट इज़ अंडर द रामसार कन्वेंशन एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या ये रामसार साइट है क्या रामसार कन्वेंशन के अनुसार। आपके ऑप्शन है जी, करेक्ट बताना आपको 1 2 1 3 2 3 या 1 ओनली। देखो जी एक तो रामसार साइट है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, जो जहाँ जहाँ 3 है ये कट गया। सेकंड क्या है जी, इंडस रिवर बेसिन है उसका पार्ट भी नहीं है ये, तो जहाँ जहाँ 2 वो भी काट दो जी, बचा एक डी। तो 1 करेक्ट है जी, ये बिल्कुल एंडोरिक लेक है, एक बार पानी इसके अंदर आया चला गया, फिर बाहर निकलने का आउटलेट नहीं है जी इसमें, कोई नो वाटर आउटलेट। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, रिसेंट बजट प्रपोज टू प्राइवेटाइज 2 PSU बैंक्स दिस फाइनेंशियल ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज हैड प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक। अभी इस साल के बजट में ये कहा गया 2 जो बैंक हैं
उनको जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, प्राइवेट बैंक बनाया जाएगा। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये बताना है। कौन सी कमेटी ने सिफारिश किया था इन बैंकों को प्राइवेट करने के लिए। फर्स्ट है जी नरसिम्हन कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी या पीजे नायक कमेटी। आपका ऑप्शन है 1 2 2 3, 1 या 1 3। देखो जी इसका आंसर है नरसिम्हन कमेटी ने भी किया था और पीजे नायक कमेटी। तो ये दो कमेटी आपको याद रखनी है किस लिए थी। 1 और 3 डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको ये बताना है कौन सी प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, मतलब जिनको बीमार होने से पहले ही जिनके लिए दवाई दी जाती है, कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है अगर कुछ मेजर्स लिए जाएँ तो। ऐसी कौन सी बीमारी है ये बताना आपको। फर्स्ट है डेंगू, डिफ्थेरिया, हीमोफीलिया, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस का मतलब है जी पोलियो ही, और कॉमन कोल्ड। देखो जी आपको ये तो पता होगा, कॉमन कोल्ड जुखाम को बोलते हैं, जुखाम हो जाता है ना। तो कॉमन कोल्ड के लिए क्या आप पहले से ही दवाई ले लेते हो क्या? प्रिवेंटेबल का मतलब है पहले से दवाई ले लेना। किसके लिए? जैसे आपके ऑप्शन है जी, पहले ये बताओ आप 1 2 3 4 2 1 2 4 1 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो जी अब 5 को जहाँ जहाँ निकाल दो, क्योंकि देखो जुखाम होने से पहले आप दवाई नहीं लेते हो, बाद में लेते हो। कॉमन कोल्ड के लिए बाद में दवाई ली जाती है, यानी कि वो होती है क्यूरेटिव। तो ये क्यूरेटिव डिसीज है, ना कि प्रिवेंटेबल। तो जहाँ जहाँ 5 है वो काट दिया, ये कट गया जी। अब देखो जी, अब ये ऑप्शन बच। पोलियो हमें पता है, बिल्कुल है, क्योंकि पोलियो के लिए पहले दी जाती है ना 2 बूंद जिंदगी की। तो है डेंगू, है क्या? डेंगू भी है जी। डेंगू के लिए भी क्या है जी, प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं पहले। लेकिन हीमोफीलिया नहीं है जी, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ का मतलब है जी अनुवांशिक, मतलब आपके पेरेंट्स से आप में कोई बीमारी आई है, तो इसके लिए कोई प्रिवेंटेबल अभी दवाई है नहीं जी। तो ये इसके लिए बी आंसर हो जाएगा जी करेक्ट। जहाँ 3 है वो काट दो, तो बी आंसर करेक्ट है जी हमारा 1 2 और 4। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना जी, पुट्टा स्वामी जजमेंट इज ए लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट मेनली डील्स विद। पुट्टा स्वामी का जजमेंट था जी सुप्रीम कोर्ट का, वो किससे रिलेटेड था ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राइट टू लाइफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ रिजर्वेशन। बताओ जी। देखो जी इसका आंसर सबको पता होगा, सी आंसर है राइट टू प्राइवेसी। 2017 में ये जजमेंट आया था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। पुट्टा स्वामी जजमेंट को बोलते हैं उसे। तो इसमें जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है वो दिया गया था, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये कहा गया था राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। अब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर है ये बताना है आपको। ये है जी आर्टिकल 14, 19 और 21। इन आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पट्टचित्रा। ये हमने जी अपनी किसमें करंट अफेयर में ये करंट अफेयर की क्लास में कंप्लीट किया था। तो आपको बताना है पट्टचित्रा जो पेंटिंग है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल की पेंटिंग है क्या? वेस्ट बंगाल में की जाती है। सेकंड बोल रही है इट इज़ ए पेंटिंग डन ऑन कैनवास एंड इज मैनिफेस्टेड बाई रिच कलरफुल एप्लीकेशन क्रिएटिव मोटिव्स एंड डिज़ाइन। ये क्या है? ये पेंटिंग में क्या होता है जी, रिच कलर मतलब कि कलरफुल पेंटिंग होती है, रिच कलर यूज किए जाते हैं इसके डिज़ाइन में। नेक्स्ट बोल रही है सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस आर्ट फॉर्म आर थिया बाधिया, कृष्ण लीला, 10 बत्रा, पट्टी। तो इसमें जो थीम डिक्लेयर मतलब इस पे पेंटिंग होती है जी, वो कृष्ण लीला से कुछ इन्फ्लुएंस होता है क्या उनका, थिया बादिया से, या 10 बात्रा पट्टी, इन्हें भी पेंट किया जाता है। पेंटिंग जब डिज़ाइन बनाए जाते हैं इनसे रिलेटेड बनाए जाते हैं क्या, ये बताना जी आपको। 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये है जी आपके ऑप्शन। देखो जी इसका डी आंसर नहीं है, मैंने डी क्लिक कर दिया तो आप समझो डी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पट्टचित्रा ने वेस्ट बंगाल की नहीं है, उड़ीसा की पेंटिंग है जी, उड़ीसा की। हमने करंट अफेयर में कंप्लीट किया था ये कुछ दिन पहले। तो जहाँ जहाँ एक है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया और डी कट गया जी। ये सी आंसर हो जाएगा जी 2 और 3। तो ये करेक्ट आंसर है जी। तो आज के टॉपिक हमारे इतने ही थे और क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो जी। लाइक कमेंट से देखो जी फ़ायदा ये होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, इसके कोई पैसे नहीं लगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं जी। कल संडे सैटरडे क्या है? आज क्या है? आज सैटरडे है।
तो आज सैटरडे तो कल नहीं मिलेंगे जी, कल संडे, कल छुट्टी रहेगी, हॉलीडे संडे को छुट्टी होती है, मंडे को मिलते हैं जी।